तो 2500 करोड़ का 33% कितना होता है? एक चीज समझ में आ गई थी, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट करना है। बोलते यू ईट लाइक अ चिकन बट यू शिट लाइक एन एलिफेंट। अब धीरे धीरे करके अब मैं लास्टली में एल्गो पे आ गया हूँ। वहाँ पे भी मैंने सब कुछ सेटअप 1% पे बनाया है कि 1% गया तो सब सारी ट्रेड्स कट हो जाएंगी। तो 1 करोड़ रुपए का 10 साल बाद कितना पैसा हो जाएगा? एक गैस मारो आप। कोई भी अगर कोई गैस मारेगा वो कहेगा 1 करोड़ के 5 करोड़ हो जाएंगे, 10 करोड़ हो जाएंगे। 10 भी बड़ी बात है, 10 गुना हो गया, 57 करोड़ रुपए होते हैं। 30% 25% ऐसा बनने लगेगा। आपको सुनने में छोटा लगेगा बट 30% ना एक्चुअली वॉरेन बफेट ने भी हिट नहीं किया है। 920 स्ट्रडल जब फेमस हुआ था 2021 में, 1 साल उसने बहुत पैसा दिया, पब्लिक बिल्कुल पागल हो गई उसके पीछे। उसके बाद 2 साल से ना वो इतना बुरा परफॉर्म कर रही है ना। सो हेलो एवरीवन, वेल आज सैटरडे है एंड सैटरडे को भी ऑफिस में ट्रेडिंग चल नहीं रही थी, ट्रेडिंग की डिस्कशन चल रही थी। तो 2 ट्रेडर्स हमारे साथ बैठे ही थे, तो सोचा कि एक गपशप हो जाए और जो हमारी डिस्कशन चल रही थी उसमें से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, तो क्यों ना इसे रिकॉर्ड ही कर लिया जाए। तो एक बहुत जल्दी से इम्प्रॉम्प्टू हमने एक पॉडकास्ट प्लान कर लिया एंड ये बहुत वैल्यूएबल होने वाला है, मैं आपको पहले बता सकता हूँ। तो एक साइड हमारे पास है मिस्टर रेयांश उपाध्याय और यहाँ पर हमारे पास मिस्टर सौरभ सिसोदिया। सो सौरभ जी आज ही आए हैं बॉम्बे से और जैसे मैंने बोला ऑफिस में बहुत सारी डिस्कशन चल रही थी, तो उसमें से एक चीज़ मेरी पूछनी रह गई थी, तो लोगों के लिए डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, कितना पैसा छापा आपने अभी तक स्टॉक मार्केट में? एक कहावत है, नेवर आस्क अ वुमन हर एज एंड मैन इज वेज। लड़की को भी एज मत पूछो, लड़का कितना कमाता है वो मत पूछो। आप बताओ। ओवरऑल परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो ये दोनों घुमा रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा। लोगों को मैंने देखा पॉडकास्ट में मसाला चलता है, इसीलिए मैं आज चाह नहीं था कि मतलब और कोई हम बात करें इस बारे में, तो डायरेक्ट ब्लंट क्वेश्चंस पूछते हैं ना। ठीक है, दोनों ने आंसर नहीं दिया, अब परसेंटेज वाइज बताइए, तो वो सोचना चाहते हैं कि क्यों रोक रहे हैं। तो लास्ट ईयर अराउंड 45%। 45%, वेरी नाइस। मेरे ओवरऑल लाइक लास्ट 5 ईयर में लगभग CAGR 33 के आसपास है। तो 2500 करोड़ का 33% कितना होता है? गिन चुन के तो कैपिटल इकट्ठा किया है। कैपिटल धीरे धीरे करके इकट्ठा किया है। 5-6 साल होने को तो 10 साल हो गए करते करते। शुरू में लॉस ही किया है 2 साल जी। अब जाके जब ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करी 2017 के बाद, तब से थोड़ा थोड़ा ऐसा हुआ कि फ्लैट से फिर प्रॉफिटेबिलिटी में आए। अभी जाके लग रहा है कि हाँ ऑप्शन सेलिंग ज़िंदगी चला सकती है थोड़े टाइम। वो भी डिपेंड करता है कि अब सब 0 DT हो गए जिस दिन, तो शायद प्रीमियम भी ना मिले, तो उसके लिए भी मारा कूट करना पड़े, फिर डायरेक्शनल पे जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या पता बाइंग में भी जाना पड़ जाए, फिर फ्यूचर ट्रेडिंग में वापस ना आ जाए हम लोग। तो कुछ भी करना पड़ सकता है, वो डिपेंड करता है मार्केट साइकिल पे। ऑलराइट, सो अभी क्या है कि कई सारे लोग मेरे चैनल पे आप दोनों को नहीं जानते, तो एक बार आपकी स्टार्टिंग से जर्नी की बात कर लेते हैं। तो जोक्स तो हम करते रहेंगे, तो आपकी अभी तक कैसी जर्नी रही, कैसे शुरू किया, वो आप लोगों को बताइए। तो मैं एक मारवाड़ी फैमिली से आता हूँ एंड मेरे फैमिली में स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग समझते थे। तो जब मैंने स्टार्ट किया 2014-15 में, तो लोग पूछते थे कि काम क्या करते हो, तो मैं बोला स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ। बोला वो तो ठीक है, लेकिन काम क्या करते हो? तो लोग स्टॉक मार्केट को सीरियसली लेते नहीं थे। तो मैंने शुरू किया एंड स्टार्टिंग में सभी की तरह पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखने की कोशिश की। मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में किसने कमाया, वॉरेन बफेट का नाम आया, तो चलो फंडामेंटल्स पढ़ना चालू किया। बट ये सब करके समझ में आया कि यार ये अपने बस की बात नहीं है। देन 2016 में बैंक निफ्टी में वीकली ऑप्शन शुरू हुए थे मई में। तब सोचा कि यार थोड़ा व्यू तो अपने को लेने आता है टेक्निकल से, अगर उसको ऑप्शन से अप्लाई किए तो अच्छा पैसा बन सकता है। 2016-17 लाइक मार्केट भी अच्छी रही, अच्छा पैसा बना। एंड देन समझ में आया कि यार ऑप्शन अगर ट्रेडिंग में रिस्क मैनेज किया, एक चीज़ समझ में आ गई थी, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट करना है। बोलते यू ईट लाइक अ चिकन बट यू शिट लाइक एन एलिफेंट। तो अगर आप लॉसेस छोटा रखो तो आप नेट पैसा घर पे लेके जाओगे। तो उसी से शुरुआत की। देन धीरे धीरे मैंने एक IIT बॉम्बे में एक सेशन लिया था ट्रेडिंग के ऊपर, वो मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट डाला था। वो देख के मुझे काफ़ी प्रॉप डेस्क ने बोला कि हमारे डेस्क को ट्रेन करो, तो मैंने काफ़ी प्रॉप डेस्क को ट्रेन किया। देन धीरे धीरे वो देख के टीवी वालों ने बुलाया। तो आई थिंक जर्नी स्मूथ रही है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े पेस पे ग्रो किया, बट स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ, एंड आई एम हैप्पी विद इट। एंड जो मुझे रियलाइजेशन हुई है कि इस बिजनेस में रिस्क मैनेजमेंट ही सब कुछ है। तो एक स्टोरी कहूँगा कि जब स्टार्ट मैंने शुरू किया था तो मैं ना पे ट्रेडिंग करके कुछ करता था। तो पहले 5-6 ट्रेड की, तो सब एक लॉट से की, बहुत अच्छा पैसा बना। मैं बोला यार होली ग्रेल मिल गई, अब यही करना है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। तो मैंने डैड को बोला कि पापा अभी 100 लॉट से करना है। तो मैंने HPCL शॉर्ट किया था, BPCL लॉन्ग किया था। अगले दिन HPCL ने कुछ डिविडेंड कुछ अनाउंस किया, वो 60% ऊपर, BPCL 2% नीचे। वो पूरे महीने में सिर्फ ट्रेड देख रहा हूँ, ट्रेड कर नहीं पड़ा, बिकॉज वो टाइम पे इतनी बड़ी क्वांटिटी करने की हैसियत भी नहीं थी कि यार इतनी 100 लॉट, जो एक लॉट कर रहा है वो 100 लॉट कर रहा है।
तो फिर पूरा महीना सिर्फ लॉस देखता रहा, रोज न्यूज़ सर्च करता था, एनी बैड न्यूज़ इन HPCL, एनी गुड न्यूज़ इन BPCL, पूरा महीना वो करते करते समझा एंड नेट लॉस बुक किया। पर एक चीज़ रियलाइज हो गई कि शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग क्या लेवरेज जितने है उससे ज़्यादा बढ़ के काम करते, तो हमेशा रिस्क को चेक रख के काम करना चाहिए। जो मुझे एक रियलाइजेशन मिला कि बहुत अब ज़्यादा ओवर एग्रेसिव भी हो जाते हो तो चांसेस है कि एक बैड डे में भी आपका पूरी कैपिटल वाइप आउट हो सकती है। तो ये मेरी जर्नी रही है, मेजर लर्निंग रही कि रिस्क को मैनेज करके चलो, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। वंडरफुल। सो रियांश, आपकी जर्नी से शुरू करें। बिल्कुल, देखो मेरा बिगनिंग ये रहा कि मैंने स्टार्ट तो क्रिप्टो से किया था, वो भी लाइक यू कैन से जब मैं 12th क्लास में था, और मेरा एक फ्रेंड था वो भी उसी काम में था। तो मुझे लगा, मैं उसको देख के ना, उसकी लाइफस्टाइल देख के बहुत वो हो जाता था कि यार ये इस एज में ऐसा क्या कर रहा है कि इसके पास सब कुछ है। तो सिंपली मेरा ये रहा था कि मुझे भी अभी देखना है और करना है, वही करना है जो वो कर रहा है। तो मैं उससे पूछने लगा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो एक बार सबसे पहले टाइम की बात बताया जब मेरे पास वो पैसे कहाँ से आए, तो मैंने अपनी मॉम को बोला कि मेरे को 7,000 रुपये चाहिए, और मैं ना उन्हें ये नहीं बताया, मैंने बोला कि मुझे ना बिटकॉइन बाई करना है। अब उन्हें क्या पता बिटकॉइन क्या, तो मुझे वो बिटकॉइन बाई करने थे वो 7,000 रुपये का। और उस टाइम पे शायद ही बिटकॉइन कितने का ही रहा होगा, बहुत लो प्राइसिंग थी, मुझे इतना याद नहीं है। पर उस 7,000 का मैंने बिटकॉइन बाई किया क्योंकि दोस्त ने बोला था कि अभी ये ऊपर जाने वाला है। तो 7,000 रुपये का बाई किया था ना, ऑब्वियसली वो ऊपर गया था क्योंकि उस टाइम पे ना धीरे धीरे शायद 2013 या 14 में कुछ पीक आया था बिटकॉइन का, फिर अभी 17 में, फिर अभी भी चल रहा है। तो वो चीज़ मैंने बिगनिंग में करी 2 साल उसी के साथ रह के, और उससे मैंने थोड़ा पैसा बनाया था। बट मुझे ना वहाँ पता नहीं वो अट्रैक्शन ही नहीं आ रहा था कि जितना अट्रैक्शन उसको था मेरे दोस्त को, उतना मुझे उधर नहीं आ रहा था। तो मेरे को अट्रैक्शन था अपनी मार्केट के अंदर कि मेरे को शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ करने का है। जब मैं उसके अंदर घुसा तो मेरे पास ना जो सब चीज़ आई, जैसे अभी सौरभ भाई ने बोला ऑप्शंस, तो मेरे पास ऑप्शंस आए स्टॉक्स के ऑप्शंस में मुझे ना जो SBI, अल्ट्राटेक, इन सब के स्टॉक्स का बहुत वो था। बट पैसे कौन से अपने पास, ऑप्शन बाइंग के। सेलिंग के पैसे तो उस टाइम पे नहीं थे। और सेलिंग के मैं सच बताऊं, मैंने देखा दोनों, बाइंग और सेलिंग, और यूट्यूब भी था उस टाइम पे, और कुछ 1-2 चैनल्स थे जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बाइंग सेलिंग दोनों का ज्ञान था। बट सेलिंग में टाइम पे बोला जाता था कि आपके पास अगर 10-20 लाख नहीं है ना तो आप सेलिंग नहीं कर सकते, और बिना उसके पैसे भी नहीं कमा सकते अगर आपके पास 10-20 लाख नहीं है। तो सिंपली आप उतर के आ जाते हो बाइंग में। अभी भी यही हो रहा है, ज़्यादातर लोग बेसिकली करते क्या है कि बाइंग कई बार इसलिए ही चुन रहे हैं क्योंकि उनके पास कैपिटल ही वो 1-2 लाख है। तो वो सोचते हैं कि यार 1-2 लाख से बाइंग करके पहले ट्राई करते हैं, कमाएंगे, जोड़ेंगे, फिर सेलिंग करेंगे, वो उनका प्लान है। बट वो क्या होता है, बिगनिंग में गेम खत्म हो जाता है बाइंग में, क्योंकि देखो हारने की स्ट्रीक आपकी 6 जैसी पूरी हुई ना, साइकोलॉजिकली आप हार चुके हो। अब आप उसके बाद 8वीं बार ट्राई करने जा ही नहीं रहे जब शायद आपको प्रॉफिट होने वाला था। तो इसी के चक्कर में कैपिटल एंड हो जाता है। तो मेरा बिगनिंग का क्या था, अल्ट्राटेक के साथ लक बहुत अच्छा था, पता नहीं क्या था। तो मैंने अल्ट्राटेक में ना मैंने ऑप्शन बाइंग करी। एक बार मैंने डायरेक्ट 40,000 रुपये बनाए जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, आई थिंक 2017 में। वो 40,000 रुपये मेरे लिए, मेरी कॉलेज की फ़ीस 35,000 थी मेरे 40,000 बने। मेरे को लगा मैंने तो क्या ही कर दिया, तबाही कर दी। मैं वो उसमें चला गया कि नहीं अब तो मैं फाड़ दूँगा पूरा, मतलब अब मुझे सिर्फ यही करना है। और मैं वो करता रहा। साल भर में मैंने यही कुछ 3-4 लाख का लॉस किया। ऑप्शन बाइंग थी, वो आ रहे थे पैसे, बट वो जा भी उसी स्पीड से रहते, क्योंकि जब मैंने बिगनिंग की 1-2 लॉट चल रहा है, जब प्रॉफिट हुआ तो मैंने लॉट साइज 10 कर दिया। बाइंग में ये होता है, ये नॉर्मली आज भी हो रहा है, बाइंग में लोग करते हैं बिगनिंग में। तो जब 10 लॉट किए तो जब भी एक बार भी लॉस आया वो सब खा गया पिछला पुराना। तो बाइंग का मैंने एंडिंग ऐसे किया, धीरे धीरे करके सेलिंग आई। सेलिंग के लिए उस टाइम पे आस्था ट्रेड था, तो वो क्या करता था 4,000-5,000 रुपये में उस टाइम पे सेलिंग कर सकते थे हम, शायद लेवरेज बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे। तो वहाँ भी पहुँचा मैं, फिर वहाँ पे मैंने सेलिंग स्टार्ट करी। बट सेलिंग में मैंने एक चीज़ देखी कि जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ कर रहे हैं ना, तो सेलिंग उस टाइम पे काम कर रही थी और रेगुलर पैसा बन रहा था। रेगुलर मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ डेली पैसा बन रहा था, बट अगर वीकली या मंथली बेसिस पे देखते तो जो बाइंग में नहीं हो पा रहा था वो सेलिंग में हो पा रहा था। तो मेरे को समझ में आ गया कि मेरी पर्सनैलिटी सेलिंग के साथ मैच कर रही है। फिर अंत में अभी रिसेंटली 3 सालों से एक चीज़ करना बहुत सीख गया मैं कि मुझे कैपिटल का 1% देना है। तो अब तो चाहे मैं जो मर्जी ट्रेड कर रहा हूँ, मैं देता 1% मेरे कैपिटल का जो भी लगा है, 1% से ज़्यादा गया तो ट्रेड खत्म। अब धीरे धीरे करके अब मैं लास्टली में एल्गो पे आ गया हूँ, वहाँ पे भी मैंने सब कुछ सेटअप 1% पे बनाया है कि 1% गया तो सब सारी ट्रेड्स कट हो जाएंगे। और इसी पे मैंने ये चीज़ देखी कि अगर आप बाइंग कर रहे हो तो आप अपना अगर 1% दे रहे हो तो उसका टारगेट उस दिन 4% का रखो, बाइंग में हो। अगर आप सेलिंग में हो तो 1:1 और 1:2 में भी आप सक्सेसफुल बन जाओगे, पर मेन गेम उस 1 का है कि आपको खोना क्या चाहते हो। 2 में 2 का लॉस होगा,
मतलब सेलिंग में थोड़ा सा, सेलिंग में ऐसा है, देखो सेलिंग में ये है कि आपके पास 75% का विनिंग रेट है, सेलिंग में आप पा सकते हो ये चीज़, बट बाइंग में पाना बहुत टफ है। सेलिंग में आपने 75% का विन रेट पाया और आप मान लो 1800 दे रहे हो और आपको 1200 भी मिल रहे हैं, तब भी एट द एंड आप सक्सेसफुल रेट पे ही रहोगे और आप कुछ ना कुछ पैसा लेके जाओगे। सेलिंग में क्या है ना, स्टैटिकल एज है आपके पास, वो उस एज को आप छोड़ नहीं सकते, वो आपको मिली हुई है और आप अगर रिस्क को मैनेज कर ले गए, जो सौरभ ने बोला, तो आप उसको पैसे घर लेके जाने ही वाले हो। और उसी सिस्टम को मैं अभी तक चला रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा बस ये हो गया है कि और कैसे परफेक्ट बनाएं और कैसे एफिशिएंसी लाएं, अब उसमें चल रहे हैं, बाकी सब तो सिंपल चल ही रहा है। तो सौरभ भाई, अब लोग ये जानना चाहते हैं आज की डेट में, अब यू आर फुल टाइम ट्रेडर, अब आप ऑप्शंस को ही ट्रेड करते हो, तो ऑप्शंस में क्या ट्रेड करते हो, क्या स्ट्रैटेजी है? सो व्हाट इज योर दैट अल्फा स्ट्रैटेजी, वो लोगों को आप बताइए प्लीज। तो मैं बेसिकली इंट्राडे इंडेक्स में करता हूँ, बैंक निफ्टी में। इसका रीज़न यही है कि जैसा कि हम जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑप्शंस टाइम के साथ डीके होते हैं, तो मैं मेजरली नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करता हूँ। एंड मैं बेसिकली कैसे करता हूँ कि एक ट्रायंगल बनाता हूँ, उस पर एक कंबाइंड स्टॉप लॉस होता है। एंड जब बड़ा मूव, तो एज अ सेलर मेरा लॉस कब होगा, जब बड़ा मूव है। तो जब बड़ा मूव है, जैसा कि रेयांश भाई ने भी कहा कि आपको एक लॉस कैप करना है 1%, 0.5%, जो भी आपका दिन का लिमिट है, तो मैं भी 1% का लिमिट लेके चलता हूँ। तो जब बड़ा मूव आता है तब वो लॉस 1% पे कैप होता है, लेकिन जिस दिन राइट होता है तो उस दिन वो प्रॉफिट देके जाता है। एंड एज अ सेलर 70 to 80% आपकी एक्यूरेसी रहती है, तो नेट आपको इन द लॉन्ग रन पैसा बनता है। अगर स्ट्रैटेजी को समराइज करूँ तो आप दोनों ऑप्शन बेच रहे हो, कंबाइंड समझो आपने 50-50 के ऑप्शन बेचे, तो जो आपका कंबाइंड स्टॉप लॉस समझो कि 130 की अगर ट्रायंगल हो गई तो आपकी पोजीशन कट जाएगी। मतलब अगर जिस दिन आपका बैड डे, आपका 30 पॉइंट का लॉस होगा, लेकिन ट्रेड अगर आपके फेवर में जा रही है तो समझो आपको 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करोगे, आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट पे आ गया। तो जब आप गलत हो रहे हो तब 30 पॉइंट दे रहे हो, जब राइट हो रहा है आपको 20 पॉइंट तो मिल ही रहा है, तो और आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, तो नेट अगर आप देखोगे कि आपको पैसा मिलेगा, बिकॉज आप जब गलत हो रहे हो 20% बार तब 30 पॉइंट दे रहे हो, जब राइट हो रहे हो 20 पॉइंट लेके जा रहे हो घर पे, तो नेट ये करता हूँ। एंड सी बहुत लोग क्या हायर रिटर्न्स के पीछे जाते हैं, पर अगर आप ये देखो कि अगर आप इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, अगर आप एक नॉर्मल पोर्टफोलियो भी बनाओ, उस पोर्टफोलियो पे समझो आपको 12 से 15% मिले और उसके ऊपर आप सेफली महीने का 1.5% भी टारगेट करो, तो भी इन द लॉन्ग रन ये कंपाउंड करके बहुत अच्छा पैसा हो जाता है। लोग सोचते हैं कि यार महीने का 20% बनाता हूँ, 30% बनाता हूँ, वो रियलिस्टिक नहीं है। इनफैक्ट वो करने के चक्कर में आपका जो कैपिटल बचा है वो भी चले जाएगा। पर धीरे धीरे इन्वेस्ट करो एंड स्लोली स्केल करके आई थिंक 1.5% 2% टारगेट करो, तो आप नेट बड़ा पैसा इन द लॉन्ग रन बना सकते हैं। जो आपने भी बोला, इसको मैं बिल्कुल ना लोगों को मैथमेटिकली समझाता हूँ। अभी इन्होंने जो बात बोली उसके अंदर हम थोड़े टाइम पहले कंपाउंडिंग की पावर की बात कर रहे थे, तो ज़्यादातर लोग कंपाउंडिंग की पावर को इन्वेस्टिंग में, SIP में, लमसम में बात करते हैं। तो अगर हम समझें कि अगर आप मान लीजिए 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाते हो, 1 करोड़ का, और उस 1 करोड़ रुपए के पोर्टफोलियो पे आप ट्राई करते हो रिटर्न लाने की, आप अगर अच्छे हो और आप कहते हो भी मैं अच्छे स्टॉक्स पिक कर लेता हूँ, स्विंग ट्रेड कर लेता हूँ, ये जैसे भी करके आपने इक्विटी से 25% बनाया। अब 25% बहुत ज़्यादा भी हो सकता है बट बन भी सकता है, और ट्रेडिंग करके आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं महीने का 2% प्लस निकाल दूँ, जस्ट 2%। तो अगर महीने का सिर्फ 2% की भी बात करें तो भी साल का 24-25% हो गया, तो ये कंबाइंड आपका 50% हो गया। अगर किसी ने इसे भी, मतलब महीने के 2% ट्रेडिंग से और 2% इक्विटी से, अगर आपने सारी चीज़ों के बाद, मतलब चार्जेस, ड्रॉडाउन सब निकालने के बाद ये बना लिया, तो 1 करोड़ रुपए का 10 साल बाद कितना पैसा हो जाएगा? एक गैस मारो आप। कोई भी अगर कोई गैस मारेगा वो कहेगा 1 करोड़ के 5 करोड़ हो जाएंगे, 10 करोड़ हो जाएंगे। 10 भी बड़ी बात है, 10 गुना हो गया, 57 करोड़ रुपए होते हैं। 1 CR के 57 करोड़ हो जाते हैं अगर आप 50% की कंपाउंडिंग पे खेल गए तो, और जो कि इम्पॉसिबल नहीं है। और ठीक है, अगर आपको लगता है, जो आपने बात बोली भी 15% इन्वेस्टिंग से कमाया, 15% ट्रेडिंग से कमाया, तो 30% की कंपाउंडिंग से क्या आंसर आएगा वो आप कमेंट करके बताइएगा। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है कि भाई जो मैंने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया उसे आप प्लेज कर सकते हो और उस प्लेजिंग से आप ट्रेड कर सकते हो, और अगर आपने ऐसा कुछ किया और रिटर्न्स निकाले तो फिर ये बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत बहुत ज्यादा होता है। वो 10 करोड़ पे 570 करोड़ दिखेगा, जो कि मतलब अभी किसी को डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा होगा, बट ये तो मैथमेटिक्स है। वही स्लोली करना पड़ेगा ना, लेकिन ये चीज़ की जा सकती है, ऐसा नहीं है। क्या है, कई लोग इन्वेस्टिंग के नाम पे या तो सोचते हैं अरे यार कल से मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, कल मैं निफ्टी 20 बाई करूँगा, परसों प्लेज होगा और मेरी ट्रेडिंग शुरू।
बस इतना ही प्लान बनाते हैं, बाकी प्लान बनाए ही नहीं उन लोगों ने कि यार निफ्टी 20 को भी एक काम करता हूँ, अपने पैसों को 10 में डिवाइड करता हूँ और मार्केट के गिरने पे इन्वेस्ट करूंगा। उन्होंने ये प्लानिंग कुछ नहीं बनाई है, एक ही बार में पैसे डाले, कल से ट्रेडिंग शुरू और सोच रहे हैं ये 1 का 57 इससे बना लेंगे। वो एक साल में करना है, वो एक साल में करना है, वो फिर जीरो कर दोगे। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको क्या है ना, प्लान करके चलना पड़ेगा। जो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है ना कि आप निफ्टी 20 में कर सकते हो, निफ्टी 50 में कर सकते हो, निफ्टी 100 भी है, आपको डिवाइड करना है, IT में भी डाल सकते हो इंडेक्स। जब इन सब चीज़ों को इसकी भी प्लानिंग करोगे देन ट्रेडिंग से आप 1.5% के आसपास का टारगेट करो, तब जाके आपका ना एवरेजन वही 30% 25% ऐसा बनने लगेगा। आपको सुनने में छोटा लगेगा बट 30% ना एक्चुअली वॉरेन बफेट ने भी हिट नहीं किया है, वो भी नहीं है। तो आप वहाँ को 10 साल के लिए भेंट कर लो, उसके बाद आप कभी भी ना पैसे के हिसाब से तो नहीं सोचोगे, फिर आप उसके बाद सिर्फ प्रोसेस में चले जाओगे। अभी हम पैसे के हिसाब से अपनी ट्रेडिंग सोचते हैं कि मैं इतना कमाने वाली स्ट्रेटजी बना लूँ, आप हम सोचते ही नहीं है कि हमें प्रोसेस अच्छी करनी है। अभी इन्होंने जो एक परफेक्ट बात बोली, जो परफेक्ट सुनने में एक्चुअल वो बहुत सेंसिबल है, इसलिए मैं उसे परफेक्ट बोल रहा हूँ। दोनों ने बात करी थी रिस्क की, कि रिस्क मैनेजमेंट की। इन्होंने बोला मैं 1% का रिस्क लेता हूँ, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि देखो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम देखें 10 में से 7 दिन है, 7 दिन पैसा बनाएंगे, मतलब 100 में से 70 दिन पैसा बनाएंगे। जो 30 दिन में गंवाना है, मैक्सिमम 1% गंवाना है, वो पूरा 30 दिन नहीं जाएगा। तो लोग कैसे देखते हैं, 30 दिन 1% गया तो 30% गया और बाकी हमने कमाया तो 70% कमा लिया। मतलब आप कमाते भी थोड़ा कम हो, जरूरी नहीं कि हर दिन 1% बनेगा, बट 1% पूरा जाता भी नहीं है। तो अगर आपने अपना रिस्क को, क्योंकि सेलिंग, दोनों सेलर्स हैं, तो सेलिंग के अंदर अगर आपने 70% प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी, जो कि इंट्रिंसिकली भी है, तो 10 में से 7 दिन पैसा बना रहे हो, 3 दिन खो रहे हो, बट 1% से ऊपर नहीं खो रहे, तो पैसा बनेगा। ये मैथमेटिकली आप देख सकते हो कि इसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि इसे बोल दिया, ये तो प्रूवन है। और स्ट्रीक का भी फर्क पड़ता है। क्या होता है ना, जैसे विनिंग स्ट्रीक 7 है, हमें पता है, तो वो जरूरी नहीं हो जो लॉस है वो 3 बार लगातार आया हो, क्या पता उसके बाद फिर से विनिंग की स्ट्रीक स्टार्ट हो गई हो, फिर लॉस आया हो। तो वो जो कंपाउंड हो गया पैसा एक बार में, जो आपने 14-15 दिन लगातार कमाया, उसके बाद आपके 3 दिन लॉस भी आ गए मान लो, और फिर से उसके बाद आपका प्रॉफिट शुरू हो गया। तो ये जो स्ट्रीक का गेम है वो ऐसे चलता रहता है। तो वो जैसा चार्ट आपका बैंक निफ्टी का बनता है ना, वैसे ही चार्ट आपका इक्विटी कर्व का भी बनता है। सिमिलर वे में आपका एक थोड़ा सा डाउन आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे ही बनता है। उसका कुछ आपको बस ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये ऐसा बनेगा। मुझे लगता है डाउन चीज़ भी अच्छी है, बिकॉज अगर आप कंटिन्यूसली बहुत पैसा बनाते हो ना, तो आपको लगता है भाई मुझे सब कुछ आता है। एंड जो आपके सबसे बड़े, मेरे जो बड़े लॉसेस हुए वो सबसे बड़े प्रॉफिट्स के बाद हुआ है, बिकॉज जब बहुत बड़ा पैसा बन जाता है कंटिन्यूसली तो लगता है कि यार सब कुछ आ रहा है, पर छोटे छोटे लॉसेस होते तो हाँ यार अपने को सब कुछ नहीं आता, यू आर ग्राउंडेड। तो आई थिंक वो छोटे लॉसेस भी ज़रूरी है इन ट्रेडिंग। मतलब मैं तो अभी ये सजेस्ट करता हूँ, जैसे अभी एल्गो में क्या होता है, जैसे मैं डेल्टा न्यूट्रल चलाता हूँ, वो पिछले महीने बहुत दिन से प्रॉफिटेबल है। मैं अभी लास्ट के अपने वीडियोज़ में ये बोल चुका हूँ कि अगर कोई ना डेल्टा न्यूट्रल रन करने वाला है अगले 2 दिनों में, तो प्लीज़ ट्राई टू होल्ड इट, और 2-3 दिन लॉस हो जाए उसके बाद रन करना स्टार्ट करना। मैं सामने से बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतनी विनिंग स्ट्रीक आ गई है, अब शायद लॉसेस आए और आपकी साइकोलॉजिकली यहाँ पे आप हार जाओ कि यार 3 दिन से लॉस हो गए। तो मैं ये चाहता हूँ कि 2-3 लॉस देखो एंड देन आप किसी स्ट्रेटजी को अडेप्ट करो। तो कई बार ऐसा होता है कि आप विनिंग स्ट्रीक से स्टार्ट करते हो एंड देन साइकोलॉजिकली आप उसमें ये रहता है कि हाँ मैं इसको ज़्यादा दिन चलाऊंगा, वरना लोग 2 से 3 दिन किसी स्ट्रेटजी को चला ही नहीं पाते। 2 दिन लॉस हुआ, तीसरे दिन स्ट्रेटजी चेंज फटाफट, दूसरा किसी यूट्यूबर का कोई नया देखा उसका डाला, फिर किसी तीसरे का देखा उसका डाला, और ये साल भर चलता है। और तुम नेट टू नेट लॉस में तो जाने ही वाले हो अगर ये सब कर रहे हो। हॉपिंग नहीं चलेगी स्ट्रेटजी वाइज, ये कोई वो नहीं है, मार्केट नहीं चल रही इधर कुछ भी, सिंपल। जैसे यहाँ पे सौरभ जी ने बताया कि उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है कि वो भाई 50-50 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी का प्रीमियम सेल कर रहे हैं, तो बेसिकली वो स्ट्रैंगल सेल कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली? सिमिलर वे में मैं भी स्ट्रैंगल ही सेल कर रहा हूँ, बट मेरे प्रीमियम्स थोड़े बड़े हैं और थोड़े डे वाइज हैं। जैसे मैं डेल्टा न्यूट्रल में डे वाइज, जैसे थर्सडे है तो मैं 200 रुपये के आसपास का प्रीमियम बेचता हूँ, जो कि शायद 200 या 300 OTM मिलेगा अभी की वॉल्टिलिटी के हिसाब से। अगर फ्राइडे हो गया तो मैं 170 के आसपास का बेचता हूँ। मतलब मैं डे वाइज मार्केट में ऐसी रेंज बना के रखी है मैंने कि अगर वेडनेसडे आ गया, एक्सपायरी डे है, तो मैं अराउंड 70 से 90 रुपये के आसपास का बेचता हूँ, जो एट द मनी से जस्ट 100 आउट ऑफ द मनी या 200 आउट ऑफ द मनी कभी कभी होता है। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम गैदर करने का ट्राई कर रहा हूँ, और मेरी एडजस्टमेंट क्या है वो शिफ्ट होती हैं कंबाइंड बेसिस पे, जैसी सौरभ भाई की हो रही हैं। कंबाइंड बेसिस का भी अपना एक खुद का एक लॉजिक है, क्योंकि देखो कंबाइंड में हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अगर हम प्रीमियम बेसिस पे करेंगे ना तो आज के मार्केट में नहीं चल पाएगा। आज के मार्केट में आपका एसएल इतनी बार हिट होगा ना, आपको फिर स्ट्रेटजी, आप देखो डिसीजन ना 2-4 बार ले सकते हो अच्छा,
एक दिन के अंदर, और अगर आपके वो डिसीजन एसएल को देख के लिए गए तो वो तो गलत होने वाले हैं। तो आप एसएल को थोड़ा सा ना मार्केट को घूमने की एक बफर दो, मेरे हिसाब से अब बफर देने का समय आ गया। पहले क्या था ना कि 30% भी एक अच्छा बफर होता था, क्योंकि प्रीमियम भी बड़े थे। पहले आप 200 बेचते थे, आपने 60 रुपये का प्रीमियम का एक एसएल है तो चल जाता था काम। बट अभी जब वो क्या फेमस हुआ था 920 स्ट्रडल जब फेमस हुआ था 2021 में, एक साल उसने बहुत पैसा दिया, पब्लिक बिल्कुल पागल हो गई उसके पीछे। उसके बाद 2 साल से ना वो इतना बुरा परफॉर्म कर रही है ना कि सिर्फ उसमें चार्जेस जा रहे हैं, प्रॉफिट तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो लोगों ने उसी के अराउंड सारा कुछ, बहुत सारे तो सिस्टम से उसी के अराउंड बने हुए हैं, पर वो काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका मेन जो गेम था वो टिका हुआ था उस एसएल पे कि यहाँ बेचा 25% का एसएल, ये हुआ तो रीएंट्री ले लेंगे, ये हुआ तो रीएग्जीक्यूट ले लेंगे, और बस इसी पे सिस्टम घूम रहा था। बट वो इसलिए नहीं चले क्योंकि मार्केट ऐसे गया, वो हिट किया, नीचे आया, फिर से रीएंट्री हो गई है, पुट का भी ऐसा हिट कर दिया उसने, फिर से रीएंट्री, इतने में क्या है 1% हिट हो चुका होता है। तो इसीलिए हमें बफर ढूंढना पड़ा बीच का कि यार इसमें ऐसा क्या करें कि ये मार्केट के इन फ्लक्चुएशंस को झेल सके। तो इसीलिए कंबाइंड में ऐसा लगाया गया कि इतना लॉस हो तभी उसके बाद मैं कुछ चेंजेस करूँगा। तो मेरा सिस्टम तो बिल्कुल ऐसा ही है कि कुछ मुझे एक लॉस पॉइंट देखना है कि मुझे इतना लॉस हो, उसी के बाद मैं छेड़ना चाहता हूँ अपने सिस्टम को, अदरवाइज नो। तो सिमिलरली मुझे लगता है सौरभ भाई का भी कुछ ऐसा ही प्लान है। परफेक्ट। अब यहाँ पर क्या है कि आप दोनों सेलर्स हो, बट अगर हम ज़्यादातर लोगों को देखें जो लोग ट्रेड करते हैं उसमें से ऑप्शंस के अंदर ज़्यादातर लोग बायर्स होते हैं। तो देखो जी, जिस दिन आपका नुकसान है उस दिन बायर का प्रॉफिट बना होगा, ठीक है, सेलर का भी तो नुकसान होता ही है। तो आप लोग बायर्स को क्या सजेशन देना चाहोगे? बायर्स के लिए अगर मैं बोलूँ 1 टिप फॉर बायर्स, तो वो क्या होगी आपके हिसाब से? तो बायर्स के लिए अगर स्पेशली आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपकी जो मैंने जो कंडीशन देखी है कि बाइंग कब वर्क करती है कि आपका इंट्राडे चार्ट में अगर RSI 55 के ऊपर है और VWAP के ऊपर है, तो आप किसी भी ऑप्शन को देखो जो 10 गुना होता है या 20 गुना होता है, अगर वो VWAP के ऊपर सस्टेन कर रहा है पूरे दिन, तो चांसेस है कि वो उस दिन पे अच्छा मोमेंटम दे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि ट्रेंड के साथ रहो, हायर टाइम फ्रेम के साथ। समझो आपको बैंक निफ्टी इंट्राडे बाई करना है, तो अगर बैंक निफ्टी हायर टाइम फ्रेम में बुलिश है, बेसिकली समझो डेली चार्ट में 20 SMA के ऊपर है, और उसमें अगर आप इंट्राडे पे अगर ऑप्शन VWAP के ऊपर आ जा रहा है, समझो ATM कॉल या पुट, तो आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। तो जो मेरा लर्निंग है बाइंग से, कि मेरा जब लॉस होता है वो मेरे लिए लर्निंग है। तो मेरे लॉसेस कब होते हैं? जो ऑप्शन VWAP के ऊपर मैं उसको बहुत मैनेज कर रहा हूँ। तो अगर कोई भी ऑप्शन VWAP के ऊपर है वो आपके डेयर में आना चाहिए, तो आपको स्टॉप लॉस छोटा मिलता है। एंड बाइंग में गेम है, बिकॉज अगर सेलर 70% टाइम पैसा बना रहा है तो बायर 30% बना रहा है, बट वो 30% बार उसको इतना रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए कि वो 10 रुपये की रिस्क में उसको 50 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए, तो उसको नेट बड़ा पैसा बनेगा। तो बायर्स के लिए एक रहेगा कि एंट्री आपको राइट चाहिए, VWAP के ऊपर आपको लो रिस्क एंट्री मिलती है, एंड आपके जो प्रॉफिट्स है आपको बड़े चाहिए। लाइक अगर आपको समझो आपने ट्रेड ली, समझो 100 रुपये पे, अपने 80 का समझो स्टॉप लॉस है, अगर आपकी ट्रेड 120 या 130 पे आ गई, आप उसको ट्राई करो कि 50% एग्जिट करके बाकी को राइड करो, बिकॉज जो आपको लार्जर अल्फा मिलेगा वो बड़ी ट्रेंड्स की। बस पूरे साल में अभी रीसेंट एक्सपायरी में हमने देख लिया कि 10-10, 50-50 रुपये के ऑप्शन 500 हुए। अगर आपने एक भी कैप्चर कर लिया, आपके 10-15 स्टॉप लॉसेस वो एक ट्रेड केयर करेगी। तो वो ज़रूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं 100 पे लिया, फटाक से 105, 110 में निकल गए, तो वैसा नहीं। अगर आपको बायर चाहिए तो आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए, एंड वो आपको ट्रेल करने से ही आएगा। आपकी क्या एडवाइस रहेगी ऑप्शन बायर्स के लिए? मैं सीधे एल्गो की लैंग्वेज में बताता हूँ। आपने कुछ भी हो जाए, बाइंग को करना सिर्फ इतना है मोमेंटम के साथ, सबसे कम टाइम के लिए रखना है। बायर को कभी भी अपनी ट्रेड को लंबा नहीं रखना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो दिन में सुबह बाई किया और शाम तक रख लोगे ट्रेड को, दिन में 50 ऐसे मौके आएंगे कि आपकी ट्रेड काटने का मन करेगा, और उंगली वो काट ही देगी एक्चुअली में, और 99% आपने गलत समय पर काटी होगी। आपको जहाँ 10,000 मिलने थे ना, क्या पता आपने 900 रुपये बुक किए हैं। ये होने ही वाला है। तो मोमेंटम में ट्रेड करना है। कई बार ऐसा होगा आपकी ट्रेड ना 2 मिनट चलेगी, आपकी कट है, फिर क्या पता वापस से मौका मिले आपको, डे में कोई ऐसी कैंडल बने, आपको फिर से 2 मिनट ट्रेड लेने का मौका मिले। तो मैं सिंपल ये बोलूँगा, ट्रेड ऐसी लो जिसमें मान लो आपने, जस्ट एग्जांपल देता हूँ, इन द मनी के 100 का बाई मारा है, उसमें आपने 10 या 20 रुपये का एसएल लगाया है, उसके अगेंस्ट में एक 100 रुपीज़ का टेक प्रॉफिट लगाओ, 1:10 या 1:8 जो अभी सौरभ भाई बोल रहे थे। उसके बाद भी अगर वो हिट हुआ और वो ट्रेड हुई है तो नीचे एक टेक प्रॉफिट लगाओ, ट्रेल प्रॉफिट बेसिकली, टेक भी नहीं, ट्रेल प्रॉफिट, कि 10 का अगर 20 हो गया है तो नीचे से एसएल उठा के 10 पे, 20 का 40 हो गया 20 पे, ऐसे करके उसको ट्रेल भी करो। इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पीओपी बढ़ती चली जाएगी, तब आप बाइंग में सक्सेसफुल हो पाओगे। बाइंग में बोलते हैं 30% की प्रोबेबिलिटी है, बट ये जो मैंने आपको सेटअप बता दी ना, इसको आप अगर जाके एक बार सेट करके देखोगे ना एल्गो पे, आपकी पीओपी 70% आएगी अगर आप ट्रेल प्रॉफिट बढ़ा दोगे उसके साथ। तो आप तो लोगों को एल्गो करने के लिए कह रहे हो जो ऑप्शन बायर्स है? हाँ कर, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में मेन गेम जो हारता है बंदा, वो अपने माइंड से हारता है। वो इसलिए नहीं हार रहा है कि वो गलत था कहीं पे, उसने सब कुछ देखो, जो ऑप्शन सेलर रह के जो हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं वही सेम बायर कर रहे हैं। अलग क्या है इसमें? गेम सिर्फ इतना है कि हमारा टेम्परामेंट ये है कि हाँ भाई ट्रेड डाल दी ना, अब बैठे हैं 6 घंटे,
गल जाएगा, टाइम डिके होगा, थीटा डिके होगा, स्टैटिकली भी एज है हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें। बट बायर के लिए ये है कि उसकी एज ही उसका रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया उसने कि एक दे के 10 नहीं कमाया तो वो वैसे ही नहीं जीतने वाला लॉन्ग टर्म में, वो कुछ भी कर ले। तो इसीलिए उसको सेटअप ही ऐसा बनाना पड़ेगा कि 1 के 8 मिले, 1 जाए तो 8 मिले, जब भी मिले, चाहे वो 10वीं बार में मिल रहा हो, चाहे 7वीं बार में मिल रहा हो, चाहे 5वीं बार में, बट मिले तो 1 का 10। और जब भी ग्रीन में चला जाए तो मैं नहीं चाहता कि 10,000 तक गया और वो 0 पे क्लोज कर रहा है, वो पैसे लेके जाए घर। अगर एक बार भी प्रॉफिट में गया है तो मोमेंटम में क्लोजिंग बेसिकली। तो आप अगर ऐसा करोगे तो बाइंग में सक्सेसफुल रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इन्होंने एल्गो की बात कर दी, तो आपका क्या व्यू है एल्गो के ऊपर कि आने वाले टाइम में रिटेल को क्या एल्गो हेल्प करने वाली है? बिल्कुल, अगर आप देखो कि जो जिस तरीके से हमने पिछले 6 महीने भी एनालाइज करे, जो इंडेक्स में डेली स्पाइक्स आ रहे हैं, डेली जो मूवमेंट है, एज अ मैनुअल ट्रेडर आपको मैनेज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज 50 रुपये के ऑप्शन 500 हो रहा है, एंड ये सब एल्गो की वजह से हो रहा है। एंड यूएस में आप देखो ग्लोबली 90 to 80% ऑफ ट्रेड्स एल्गो के थ्रू ली जा रही है, एंड इंडिया में भी वो शिफ्ट आ रहा है, आप लोग एल्गो रूम्स के थ्रू हो रहा है, प्लस काफ़ी प्लेटफॉर्म्स और आ रहे हैं। तो आई थिंक वो शिफ्ट तो आने वाला है। एंड एल्गोस का सिर्फ यही है कि जैसा रेहांश भाई ने कहा कि बाइंग में जो हमारा माइंडसेट क्या है कि आपने लिया 100 पे, अरे 120 आ गया, अरे वापस नीचे आ गया, लूँ नहीं लूँ, आप डिसीजन इतने ले रहे हो, पर जो आपके कंपटीशन किसके साथ है, जो बंदा एल्गो से उसने ट्रेड बनाई है, उसका सिस्टम बैक टेस्टेड है, वो कम्पीट नहीं कर रहा, आप उसका कम्पीट नहीं कर पाओगे, उसने उसका सिस्टम डिफाइंड है कि 100 का 150 हो गया, पोजीशन कट जाएगी, नीचे आएगा कट जाएगी। तो आई थिंक स्लोली एक शिफ्ट एल्गो की तरफ आना चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि प्लेटफॉर्म्स आ गए, आपको कोडिंग नहीं भी आती है, आपको सिर्फ एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी आप बैक टेस्ट कर पा रहे हो 2-3 क्लिक पे कि भाई ओके स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट हो गई, अब बैक टेस्ट हो गई, आप उसी क्लिक पे पैसा भी डिप्लॉय कर पा रहे हो। तो आई थिंक आपको स्लोली शिफ्ट, अगर आप जो भी मैन्युअली भी कर रहे हो, जो भी मैन्युअल कर रहे हो, मुझे लगता है कि जो भी मैं ट्रेडर्स को मिला हूँ जो भले डिस्क्रिशनरी करते हैं, वो उनके दिमाग में कोई ना कोई तो सिस्टम होता है कि यार वो बोलता है ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, और वो इतने सालों से अगर जो पैसा बना रहा है भले डिस्क्रिशनरी कर रहा है, उसके कुछ दिमाग में सिस्टम है, तो उसी चीज़ को आप बैक टेस्ट करके देखोगे, अगर ये चीज़ मैं पिछले 5 साल करता मुझे पैसा बनता कि नहीं, एंड अगर बन रहा है तो उसी को ऑटोमेट करने की कोशिश कीजिए, सो दैट स्पेशली फॉर बाइंग, क्योंकि अगर आप उसको ऑटोमेट करेंगे तो आपको चांसेस है कि जब आप इरेशनल डिसीजन ले रहे हो वो डिसीजन आपके हट जाएंगे। तो आई थिंक इन द लॉन्ग रन एल्गोस तो कोई डाउट ही नहीं है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इफ, इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन, कि वो होना तो है ही, धीरे धीरे होगा, कैसे होगा, बट इन द लॉन्ग रन एल्गोज विल टेक मोस्ट पार्ट ऑफ द मार्केट। हम एआई और ये सब तो देख ही पा रहे हैं कि जो एआई में चीज़ें हो रही है, नॉट इन ट्रेडिंग बट ओवरऑल, एंड आई थिंक एल्गोज विल ऑल्सो बी दैट विदाउट एल्गो सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या बात है, मतलब आपको लग रहा है कि एल्गो इज द फ्यूचर? यस डेफिनेटली। सो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ मैं एल्गो में क्यों आया था। डेल्टा न्यूट्रल मैं 2 सालों से चला रहा हूँ, और 2 सालों से करते करते कई बार ऐसा मौका आया है कि 10 बजे के आसपास ऐसे लेट हो चुका है और मेरे 40,000 जा चुके हैं, मतलब 1%। पर 15 या 20 मिनट बाद मेरा मन करता था कि यार एक बार फिर चला देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अब फिर से साइडवेज मार्केट आ गई है और चांसेस है कि ऐसी रहेगी। मैंने फिर से चलाया था, उसने फिर से 40,000 का हिट किया था, और एक दिन मेरे 3% गए थे। मैंने 3 बार चलाया था, और उसके बाद ना 4 घंटे गिल्ट में था मैं कि मैंने अपने सिस्टम को तोड़ा, मतलब। और उसके अगले दिन से उसने लगातार 5 दिन फिर से 40-40 हज़ार रुपये मुझे प्रॉफिट दिए, बट मेरी गलती की वजह से मैंने 3% खो दिए थे। 3 दिन तो सिर्फ रिकवरी थे। तो वो चीज़ मुझे फील होती है कि यार ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हम सिस्टम के हिसाब पे छोड़ दें। अगर आप अपने हिसाब पे रखोगे ना तो आप ये डिसीजंस लेते रहते हो, दिन में चलो एक बार और चला दो, क्योंकि आप खाली नहीं बैठ सकते। अगर 10 बजे आपका सिस्टम क्लोज हो चुका है तो आप दिन भर फिर क्या करोगे? और एक अगर फुल टाइम ट्रेडर है ना, वो दिन भर में ट्रेड ना मारे, बहुत इम्पॉसिबल है। खुद को रोबोट बनाना बहुत मतलब पॉसिबल नहीं है, मतलब लाख में शायद कोई एक बंदा ही कर सकता है कि वो खुद को रोक ले 10 बजे और 3 बजे तक कोई ट्रेड ना मारे, ऐसा नहीं होता है। तो एल्गो उन लोगों के लिए भी बढ़िया है जो मतलब बेसिकली बिजी होते हैं, जॉब में हैं, कहीं ना कहीं उन्हें टाइम नहीं मिल रहा है, वो ट्रेड करना चाहते हैं, बहुत सिर पर है। तो ऐसा होता ही है डेफिनेटली। सो वन फाइनल टिप, मतलब अभी तक की आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी से आप एक जो फाइनल एडवाइस देना चाहोगे जिससे आपको लगता है कि यार इससे लोगों का काफी भला हो सकता है, व्हाट टिप विल दैट बी? तो मैंने ऐसा किया ना कि रिस्क मैनेजमेंट इस सब कुछ, अभी हम स्कैम 92 में देखते हो कि रिस्क है तो इश्क है, बट आई वुड से कैलकुलेटेड रिस्क है तो इश्क है। तो अब हम लोग ने राकेश जी का एक इंटरव्यू सुना था कि उन्होंने 2 करोड़ डाले, वो 2 करोड़ के 28 करोड़ हो गए। फिर उन्होंने अपनी वाइफ को आके बोला कि यार मेरे घर पे एसी नहीं था, आज अपना एसी आ जाएगा। बट अगर आप देखो लाइक बाकी लोगों का अगर इसके ऊपर व्यू पूछोगे तो बोलते देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन वाइज एंड फुलिश। तो राकेश जी ने वो राइट चीज़ ली एंड राइट हो गए, दैट्स वाई वी नो हिम। वैसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने वो डिसीजन लिया होगा पर वो गलत हुए रहेंगे और हम उनको नहीं जानते। तो जो सक्सेसफुल हो गया हम उसको बोलते हैं अरे तो वाइज है, और वही सेम चीज़ है जो बंदा फेल हुआ तो फुलिश है। तो आई थिंक रिस्क मैनेजमेंट इज द
अल्टीमेट की टू सर्वाइव इन द मार्केट्स। अगर आप कुछ भी करो, ऑप्शन बाइंग करो, सेलिंग करो, जो करना है करो, अगर आप रिस्क मैनेज करोगे, दिन का आपका लॉस परसेंटेज डिफाइंड रहेगा, तो इन द लॉन्ग रन पैसा बनेगा। अगर आप वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर भी क्यों ना हो, एक दिन भी अगर आपने रिस्क को मैनेज नहीं किया, हमने वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर्स को, जैसा कि एक नोबल फंड, ये नोबल प्राइज विनर्स ने एक फंड चालू किया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट, नाम भले लॉन्ग टर्म था, 4 साल में ही बंद हो गई। एंड वो उस टाइम पे इतना पैसा कमा रहे थे कि सब बैंक्स ने, यूएस के बैंक्स ने बोला भाई हमारा पैसा आप रखो, मैनेज करो, बिकॉज नोबल प्राइज विनर्स थे यार, सब कुछ आता है उनको, जीनियसेस थे, और उनके ऊपर एक बुक भी है, व्हेन जीनियस फेल्ड। पर वो इतने श्योर हो गए अपनी स्ट्रैटेजीज पे कि एक के सामने 100x लेवरेज लेने लग गए। एंड एक ट्रेड सिर्फ गलत हुई, एक ट्रेड में उन्होंने उनकी पूरी मेहनत खत्म हो गई। जब वो जीनियस फेल हो सकता तो हम तो कुछ भी नहीं है। तो आई वुड से रिस्क मैनेजमेंट इज द की। जो भी एक प्रोसेस ड्रिवन के साथ ट्रेड कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, उसके साथ चाहिए, रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलिए। एंड व्हाट विल बी योर फाइनल एडवाइस? मेरी अभी तक लोगों के साथ बातचीत में 5 साल की जर्नी में मैंने ये देखा है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा राइज हो गई है, मे बी यूट्यूब की वजह से या लोगों के प्रॉफिट्स को देखकर या जैसे भी हुआ है, बट लोग ना बेसिकली चले गए हैं कि यार 20% कमाने महीने के, या फिर वो साल के 100% भी लोगों ने उनको दिखाया कि यार साल के 100% बन सकते हैं। तो उन्होंने उसी के बेसिस पे अपने माइंड में कैलकुलेशन बिठा ली है, और वो जब आप खुद ट्रेडिंग करने जा रहे हैं ना, और जब देखते हैं यार कि हफ्ते या महीने भर में भी 2% नहीं बने, तो वो वहीं से हारना स्टार्ट हो रहे हैं। तो एक बार एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है सही सेट करने की नीड है कि आप अपने माइंड में समझो कि यार साल का 20%, मतलब जो बैंक से आपको डायरेक्टली मिल रहा है, मान लो 6.5-7%, अगर आप उसका 3 गुना भी कर पा रहे हो ना, तो यू आर डूइंग बेटर देन, मतलब 3x बेटर देन बैंक्स। आप बस ये आपको सोचना है एक बार कि यार 20% कमाना है, उसको 12 से डिवाइड करो, 1.5-2% के आसपास आएगा। आपको बस इतना काम करना था और आप सक्सेसफुल गारंटीड बनोगे 100%। पर ये एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी गलत सेट है, और वो उसी बेसिस पे चले आ रहे। जो न्यू कमर्स हैं वो तो उसको लेके ही आते हैं अपने साथ कि मैं कल से बाइंग करूंगा और मेरे को इतना कमाना है, 10,000 के मैं लाख रुपए पहले अभी बना के देखूंगा, फिर उस लाख रुपए से 50,000 बचा के रख लूँगा, बैंक में निकाल के रख लूँगा, फिर बाकी के 50,000 से करूँगा 5 लाख बनाऊँगा। सिर्फ यहीं से गेम खराब हो रहा है। तो मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन अगर सही सेट है तो अपने आप धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी। सो ये एक छोटा सा डिस्कशन था, बट आई थिंक लोगों को बहुत वैल्यू मिली होगी इस डिस्कशन से। थैंक यू सो वेरी मच। एंड आप सब ने भी यहाँ तक अगर प्यार बनाए रखा है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुँचे। अगर आपके कुछ सवाल आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो हमारे साथ डिस्कशन होती रहती है, फिर दोबारा बैठ जाएंगे इसी तरीके के एक और डिस्कशन के लिए। सो टिल द टाइम, यू वर सेल्फ मेड। जय हिंद। एंड यू कैन डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। एंड एक चीज मैं आपको बोलूंगा, इसी तरीके की वैल्यूएबल वीडियोस इस चैनल पे मिलती रहेंगी। सो सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।